हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय जीके करेक्टर सेक्टर में आपका स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं जीके करेक्टर सेक्टर एक नया सेशन लेके आया है जिसमें आप लोगों को करंट अफेयर के साथ जीके स्टेप वाइज कराए जाएंगे। जितना हो सके आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और डेली करंट अफेयर के साथ स्टेप वाइज आप लोग पढ़ें। आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम कंपटीशन के होने वाले हैं, सारे एग्ज़ाम में हमारे जीके आपको बहुत मदद करेगी। चलिए क्लास को आगे बनाते हैं। फिर आप लोग को पुनः एक बार बता देते हैं, हमारा चैनल है जीके करेक्टर सेक्टर, जिसमें हमारे सारे फ्रेंड्स मिलके इस जीके करेक्टर सेक्टर को चला रहे हैं। आपको सारे विषय के धीरे धीरे आपको सभी नोट्स मिलेंगे। अभी इस पे ओनली जीके का क्लास मिल रहा है, आगे इंग्लिश का भी मिलेगा, जीएस का भी मिलेगा, बहुत सारे क्लास आपको मिलेंगे। इस पे हो सके आप लोग जितना से जितना इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? तो हमें सपोर्ट करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर के साथ साथ आपको हम 2011 के जनगणना के अनुसार जो भी बदलाव हुए थे उनके बारे में हम आप लोगों को बतलाएंगे। चलिए कुछ करंट अफेयर भी देखेंगे और पुराने क्वेश्चन भी देखेंगे जो प्रत्येक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग सेशन को बने रहिए और हमारे चैनल जीके करेक्टर सेक्टर को आप लोग सपोर्ट करें। जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और करंट अफेयर के साथ आप इस सेशन का मज़ा लें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो आज मैंने दोस्तों क्वेश्चन ऐसा बनाया है कि क्वेश्चन और आंसर एक ही में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन और आंसर एक ही में आपको मिल जाएंगे और आप समझ पाएंगे। अर्थात विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है दोस्तों, वह हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता था। 5 नवंबर को मनाया जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मलयालम कथा लेखक सेतु माधवन को इस वर्ष केरल सरकार के प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया था। एजुथाचन पुरस्कार के लिए उन्हें चुना गया था। एजुथाचन पुरस्कार जो है अर्थात केरल सरकार ने इन्हें दिया था। ये अच्छे एक लेखक थे। किन व्यक्तियों को मिला था? तो मलयालम में जो प्रसिद्ध लेखक हैं, इनका क्या नाम है? ए सेतु माधवन। ए सेतु माधवन। एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं इस सेशन को लेके आया हूँ। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि केरल के किस कथावाचक को अर्थात कथा लेखक को एजुथाचन पुरस्कार मिला था। तो ए सेतु माधवन को मिला था। और कौन सा पुरस्कार मिला था? तो एजुथाचन पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शुभ्रकांत पांडा चुने गए पिक्की के नए अध्यक्ष। पिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन है? शुभ्रकांत पांडा पिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 28 अक्टूबर को समाप्त हफ्ते में 6.56 अरब डॉलर से बढ़कर 561.08 अरब डॉलर हो गया है। देख सकते हैं विदेशी मुद्रा कितनी बढ़ गई हैं। ये 2022 में 28 अक्टूबर के जब यह गणना किया गया तब यह देखा गया कि जो पहले विदेशी मुद्राएं थी वह कितनी थी? पहले विदेशी मुद्राएं थी 6.56 अर्थात 6.56 अर्थात आप कह सकते हैं जैसे 7 कह सकते हैं अरब डॉलर थी। लेकिन अब वही डॉलर बढ़कर कितनी हो गई है? 561.8 अरब डॉलर हो गई। अर्थात हम ये देखेंगे कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार क्या हुआ है? बढ़ा है। अब देखिए
पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। क्या कर दिया? राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। पीएम मोदी ने राजस्थान के कौन सा? बांसवाड़ा जिला। राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है बांसवाड़ा जिला। जिले के मानगढ़ धाम को, वहाँ पर एक मानगढ़ धाम था, उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। उनको क्या कर दिया है? राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। ये घोषित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पैरा ओलंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। भारत के लिए कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मकाऊ के मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। पूछता है कि हॉकी महासंघ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन थे? तो मकाऊ के मोहम्मद तैयब इकराम जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास PASEX 3 नवंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। कितने? 3 नवंबर 2022 को ये ख़त्म हुई थी। ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच और भारतीय नौसेना के बीच जो युद्ध अभ्यास हो रही थी, जिस युद्ध अभ्यास का क्या नाम था दोस्तों? उस युद्ध अभ्यास का नाम था PASEX युद्ध अभ्यास। PASEX जो चल रहा था वो 3 नवंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में क्या हो गया? समाप्त हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुयाना देश है, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। भारतीय प्रवासी सम्मेलन में ये मुख्य अतिथि होंगे। कौन होंगे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली होंगे गुयाना के। कहाँ के? गुयाना के। कहाँ? इंदौर में 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में ये शामिल हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का 106 वर्ष की आयु में 5 नवंबर 2022 की सुबह हिमाचल प्रदेश में निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों इसके बारे में, इसीलिए हम क्वेश्चन को आगे 2011 की जनसंख्या पर हम जनगणना पर ले गए हैं। चलिए वहाँ पर आप देखिएगा तो पहला ये क्वेश्चन के हम समझा देते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता, अर्थात जब भारत आज़ाद हुई थी उस समय के बाद जब मतदान शुरू हुआ, उस समय के पहले मतदान करने वाले व्यक्ति का नाम था देख लेती हैं श्याम शरण नेगी। क्या है दोस्तों? श्याम शरण नेगी, जिनका 106 वर्ष की आयु में 5 नवंबर 2022 की सुबह हिमाचल प्रदेश में निधन हो गया। कहाँ निधन हो गया? हिमाचल प्रदेश में निधन हो गया। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे? तो श्याम शरण नेगी थे, जिनका उम्र 106 वर्ष हो रहा था और 5 नवंबर 2022 की सुबह वह उनकी निधन हो जाता। और वह किस राज्य के थे? तो हिमाचल प्रदेश के थे। कहाँ के थे? तो हिमाचल प्रदेश के थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। पुष्कर सिंह धामी ने 4 नवंबर 2022 को देहरादून में लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। लखपति दीदी योजना की क्या किया है? शुरुआत की है। सरकार का लक्ष्य राज्य में विभिन्न स्वयं सहायता समूह अर्थात समूह से जुड़ी कम से कम 1.25 लाख महिलाओं को 2025 तक प्रति वर्ष 1 लाख रुपये अर्थात लखपति अर्जित करने में सक्षम बनाएगी। कौन बनाएगी? सक्षम बनाएगी। कौन सरकार बनाएगी दोस्तों? तो आप लोग देख लेते हैं उत्तराखंड की सरकार। उत्तराखंड के सरकार का मानना ये है कि हम 4 नवंबर से उन्होंने ये घोषणा कर दिया है कि देहरादून में जितने भी
महिलाएं हैं सबको हम अर्थात 1,25,000 हम रुपया देंगे। 2025 तक प्रत्येक व्यक्ति को हम लखपति बनाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को क्या बनाएंगे? लखपति। अर्थात पूछता है क्वेश्चन, लखपति दीदी योजना किसने शुरू की थी? तो पुष्कर सिंह धामी ने शुरू की थी। और पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों? तो उत्तराखंड के हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने श्रीनगर में भारत का पहला पानी पर तैरने वाला वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने श्रीनगर में भारत का पहला पानी पर तैरने वाला वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू किया है। अर्थात वो पानी पर चलेगा और वहाँ पर अर्थात नदियों में पानी पर तैरता रहेगा, लेकिन महिलाओं को जितने भी साक्षरता हैं उनको, जो भी असाक्षर हैं उनको साक्षर करने का यह काम करेगा। पोस्ट पेमेंट बैंक करेगा। कौन करेगा? पोस्ट पेमेंट बैंक का यह काम है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बने हैं। इसके बाद अध्यक्ष बने हैं। चलिए यहाँ तक आपने देख लिया करंट अफेयर। अब हम देखेंगे कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी इसमें इन्वॉल्व है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जितना से हो सके उतना हम आप लोगों को क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम आपको कहते हैं कि सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और जीके करेक्टर सेक्टर को आप लोग सपोर्ट करिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था पहली बार? तो लॉर्ड मियो के समय हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? लॉर्ड मियो के समय हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले शहर कितने हैं? 35। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले शहर कितने हैं दोस्तों? 35 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। कौन थे दोस्तों? सी चंद्रमौली थे। वह राज्य कौन सा है जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का 16% से ज़्यादा भाग निवास करती हैं? 16% से ज़्यादा भाग निवास करती है। वह राज्य कौन सा है जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का 16% से ज़्यादा भाग निवास करता है? तो पंजाब। कहाँ है दोस्तों? तो पंजाब है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। इसके बाद आप देख लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? तो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। चलिए ये सब तो आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आसान ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, देश में किस स्थान का लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात सबसे कहाँ का कम है दोस्तों? तो हरियाणा का। कहाँ का है? हरियाणा का। जनसंख्या के आधार पर अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा बना है? अब भारत का सबसे दूसरा बड़ा जिला कौन सा बना है? पश्चिम बंगाल का 24 परगना। पश्चिम बंगाल का 24 परगना। भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है दोस्तों? तो ये देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के बराबर। किसकी? ऑस्ट्रेलिया के बराबर। अकेला उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है दोस्तों जितनी अमेरिका की जनसंख्या है, उससे थोड़ी ही कम है। लेकिन याद रखिए कि 2030 तक जितनी अमेरिका की जनसंख्या होगी उतनी जनसंख्या किसकी हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या है दोस्तों? तो वृद्धि दर क्या है? 1.64%। 1.64% हो जाएगा। अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों तो दिल्ली। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। किस राज्य के पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए कितने % साक्षर होना चाहिए? 90%। कितना? 90%। अर्थात किसी राज्य के पूर्ण साक्षर
अर्थात केरल को जैसे हम पूर्ण साक्षरता राज्य कह सकते हैं, लेकिन घोषित नहीं हुआ है। तो किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षर होने के लिए उसको 90% लोग साक्षर होना चाहिए। कितने परसेंट? 90%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि अगला क्वेश्चन है मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है दोस्तों? 10 लाख से अधिक। कितनी? 10 लाख से अधिक होती है। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी जनसंख्या होती है? तो 10 लाख से अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121.01 करोड़ है। अर्थात मोदी जी देख लेते हैं, बार बार नहीं कहते हैं, 121 करोड़ देश की जनसंख्या है। अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार ही वो कहते हैं। चलिए पार्ट 2 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व क्या है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप लोग जानते हैं 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 के जनगणना के अनुसार पिछले 10 साल में भारत की जनसंख्या में किस देश की कुल जनसंख्या के बराबर बढ़ोतरी हुई है? तो ब्राज़ील के बराबर। किसकी बराबर? ब्राज़ील के बराबर वृद्धि हुई है। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है? तो लिंग अनुपात कितना है दोस्तों? तो देख लेते हैं लिंग अनुपात कितना हो जाएगा। 10,94,003 हो जाएगा। 10 लाख जैसे कह सकते हैं 10,943 लिंगा अनुपात हो जाएगा। अनुसार लिंग अनुपात कितना है? तो 10,943 व्यक्ति। चलिए आगे देख लेते हैं। देश का वर्तमान लिंगानुपात किस वर्ष के बाद अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है? वर्ष 1961 का। वर्ष 1961 के बाद। वर्ष 1961 के बाद हो जाएगा। वर्ष 1961 के बाद 10 वर्ष में भारत की जनसंख्या में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई है? 18 करोड़। कितनी हुई है दोस्तों? 18 करोड़। कितनी हुई है? 18 करोड़ वृद्धि हुई है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। किस में है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। भारत में जनगणना का शुभ आरंभ कब हुआ? तो 1872 में। कब हुआ था? 1872 में। आप लोग जान सकते हैं भारत में जनगणना का शुभ आरंभ कब हुआ था दोस्तों? तो 1872 में हुआ था। 72 में हुआ था। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है जन्म दर अधिक व मृत्यु दर कम है। भारत में जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है। चलिए भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती हैं? तो 10 वर्षों बाद की जाती हैं। कितने वर्षों बाद दोस्तों? तो 10 वर्षों बाद की जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की हिस्सेदारी कितनी है? पुरुषों की हिस्सेदारी कितनी है दोस्तों? पुरुषों की हिस्सेदारी जो है वो देख लेते हैं कितनी है। 51.47%। 47% है। भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कम है? केरल। कहाँ है दोस्तों? केरल। केरल में है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? तो 48.53%। 48.53% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसंख्या के आधार पर अब भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र का थाने। महाराष्ट्र का थाने जिला जो है वह सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं आगे फटाफट। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो सबसे अनुसूचित जनजाति कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? 2011 की जो जनगणना थी वो कौन सी जनगणना थी? तो वो जनगणना थी 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी दोस्तों? तो 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। चलिए क्वेश्चन को समाप्त करते हैं और देख लेते हैं जीके करेक्ट सेक्टर को। आप लोग सपोर्ट करिए, जितना हो सके आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों हम आप लोग के मेहनत के लिए ही ये सब कर रहे हैं। आप लोग सफल हो जाए, हमारी यही कामना है। और
आप लोग जितना हो सके जीके करेक्टर सेक्टर को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।